आज हम जिस स्रोत सामग्री का एकदम गहराई से अध्ययन कर रहे हैं वो है NCERT क्लास 12 100% एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स और हमारा मुख्य विषय है विद्युत रसायन या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एकदम सही। और आज का हमारा जो मिशन है ना, वो इस नोट्स के हर एक हिस्से को डिकोड करना है, बिल्कुल एक क्लासरूम की तरह। हाँ, हम हर एक लाइन को पढ़ेंगे और उसके पीछे के विज्ञान को स्पष्ट करेंगे। मतलब विज्ञान के नियमों को सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये कैसे और क्यों काम करते हैं। बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अध्ययन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मुख्य पृष्ठ पर जो हेडिंग है मैं उसे शब्दशः पढ़ती हूँ। यहाँ लिखा है विद्युत रसायन और इसके ठीक नीचे स्रोत का नाम लिखा है NCERT क्लास 12 100% एग्जाम ओरिएंटेड शॉर्ट नोट्स। एकदम स्पष्ट। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि दो बीकर हैं जिनमें इलेक्ट्रोड ZN और Cu रखे हैं। वे एक सॉल्ट ब्रिज से जुड़े हैं और तारों के माध्यम से एक बल्ब जल रहा है। तो यह जो चित्र है ना, यह आज के हमारे पूरे अध्ययन का सार है। यह साफ तौर पर दिखा रहा है कि कैसे रसायनों का उपयोग करके सीधे बिजली पैदा की जा सकती है। अच्छा। हाँ, जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड रसायनों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं और उनके बीच जो इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं वे तारों से होकर उस बल्ब को रोशन कर रहे हैं। यही रसायन और बिजली का अनोखा मिलन है। वाह, मतलब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। तो इस मिलन की सटीक परिभाषा क्या है? ये पेज 2 पर अगली हेडिंग वैद्युत रसायन का परिचय में दिया गया है। मैं इसे पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। परिभाषा में लिखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का अध्ययन किया जाता है। इसे अगर हम आसान भाषा में समझें तो ये ना एक दो तरफा रास्ता है। दो तरफा? हाँ, एक तरफ हम रसायनों के अंदर छुपी ऊर्जा को निकालते हैं और उससे बिजली बनाते हैं, जैसे हमारे टीवी के रिमोट की बैटरी काम करती है। और दूसरी तरफ हम बिजली का उपयोग करके रसायनों को बदलते होंगे। बिल्कुल सही, हम बिजली का उपयोग करके रसायनों के अंदर बदलाव लाते हैं। बस इन्हीं दोनों प्रक्रियाओं की पढ़ाई को ही वैद्युत रसायन कहा जाता है। समझ गई। अब इसी के नीचे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। पहला बिंदु है, यह प्रदूषण रहित और ऊर्जा कुशल तकनीक है। और दूसरा बिंदु है, इसका उपयोग बैटरी, ईंधन सेल और धातुओं के निष्कर्षण में होता है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये तकनीक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब जब कोयला जलाकर बिजली बनाई जाती है ना, तो बहुत धुआं और प्रदूषण होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन ये वैद्युत रसायन एक बहुत ही साफ सुथरी और बिना शोर वाली तकनीक है ना? इसीलिए इसका उपयोग मोबाइल की बैटरी से लेकर जमीन से शुद्ध धातु निकालने तक में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ये तो हुई बाहर की दुनिया की बात। लेकिन आगे एक फैक्ट बॉक्स दिया गया है जो काफी हैरान करता है। इसमें लिखा है, क्या आप जानते हैं शरीर में संवेदी संकेतों का मस्तिष्क तक पहुंचना भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत तथ्य है। मतलब जब किसी गर्म चीज को छुआ जाता है ना, तो वो जानकारी तुरंत दिमाग तक जाती है, एकदम सेकंड से भी कम समय में। हाँ, और ये जानकारी कोई तार नहीं ले जाते। शरीर के अंदर रसायनों और हल्के विद्युत प्रवाह के जरिए ये संदेश दिमाग तक पहुंचता है। यानी शरीर भी वैद्युत रसायन के नियमों पर ही काम कर रहा है। कमाल है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि कैसे बैटरी और फोन के बीच इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा है। प्लग से फोन चार्ज हो रहा है जो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदल रहा है, और फिर बैटरी से फोन चल रहा है जो केमिकल को वापस इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में बदल रहा है। बिल्कुल, ये चित्र उसी दो तरफा रास्ते का एकदम सटीक दृश्य है जिसकी हमने अभी परिभाषा में बात की थी। चार्ज होना और डिस्चार्ज होना, ये दोनों इसी के हिस्से हैं। तो अब पेज 3 पर चलते हैं। अगली हेडिंग है गैल्वेनी सेल और डैनियल सेल। इसमें महत्वपूर्ण के तहत पहला पॉइंट है, गैल्वेनी सेल स्वतः होने वाली रासायनिक अभिक्रिया की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ इस स्वतः होने वाली शब्द पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसका मतलब अपने आप होने वाली प्रक्रिया है ना? बिल्कुल। इसका मतलब है कि कुछ रसायनों को जब मिलाया जाता है तो वे अपने आप अभिक्रिया करने लगते हैं। हमें बाहर से कुछ नहीं करना पड़ता। तो गैल्वेनी सेल इसी अपने आप होने वाली अभिक्रिया की ऊर्जा को पकड़कर उसे बिजली में बदल देता है। अच्छा,
इसी का एक रूप आगे बताया गया है। दूसरा बिंदु में पढ़ती हूँ। डैनियल सेल, इसमें जिंक जो कि एनोड है और कॉपर जो कि कैथोड है, इलेक्ट्रोड होते हैं। मानक सेल विभव 1.1 वोल्ट है। तो ये जो डैनियल सेल है ना, यह गैल्वानी सेल का ही एक बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है। इसमें हमेशा जिंक और कॉपर का इस्तेमाल होता है, और जब इन दोनों को एक खास मानक सांद्रता पर रखा जाता है तो ये सेल हमेशा 1.1 वोल्ट की बिजली पैदा करता है। यह इसका एकदम फिक्स नंबर है। लेकिन यहाँ एक नियम दिया गया है जो थोड़ा अलग स्थिति बताता है। हेडिंग है बाह्य विभव EX का प्रभाव। इसमें 3 स्थितियां लिखी हैं। हाँ, बताइए। पहली स्थिति है EX 1.1V सेल सामान्य काम करेगा। दूसरी स्थिति EX इज इक्वल टू 1.1V, करंट शून्य हो जाएगा। और तीसरी स्थिति EX 1.1V, ये वैद्युत अपघटनी सेल बन जाएगा। अच्छा, इसे ना हम एक पानी के पंप की उपमा से आसानी से समझ सकते हैं। पानी का पंप? हाँ, मान लीजिए कि डैनियल सेल खुद 1.1 वोल्ट की ताकत से करंट धकेल रहा है। अब अगर बाहर से कोई बैटरी लगा दी जाए जिसकी ताकत 1.1 से कम है, तो डैनियल सेल जीत जाएगा और अपना काम करता रहेगा। ठीक है। लेकिन अगर बाहर से ठीक 1.1 वोल्ट लगा दिया जाए तो दोनों तरफ से बराबर ताकत लगेगी और बहाव एकदम रुक जाएगा, करंट शून्य हो जाएगा। और अगर ताकत ज्यादा हो गई तो? वही तीसरी स्थिति है। अगर बाहर से 1.1 वोल्ट से ज्यादा ताकत लगा दी जाए तो बाहर की बैटरी जीत जाएगी। तब ये सेल बिजली बनाने के बजाय बिजली खर्च करने लगेगा, और इसे ही वैद्युत अपघटनी सेल कहते हैं। ओहो, मतलब दिशा ही पलट गई। और इसे समझने के लिए यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक डैनियल सेल का पूरा सेटअप है, जहां जिंक एनोड से कॉपर कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और बीच में KCl का सॉल्ट ब्रिज है। बिल्कुल, यह चित्र पूरी प्रक्रिया का एक शानदार नक्शा है। यह सॉल्ट ब्रिज दोनों बीकरों को जोड़कर रखता है ताकि सर्किट पूरा हो सके। तो पेज 4 पर आते हैं। हमने ये तो जान लिया कि सेल 1.1 वोल्ट देता है, लेकिन अकेले इलेक्ट्रोड की ताकत कैसे नापे? अगली हेडिंग इलेक्ट्रोड विभव और मापन में परिभाषा लिखी है धातु और उसके आयनों के बीच उत्पन्न होने वाला विभव। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के रसायनों वाले पानी में डाला जाता है ना, तो उनके बीच एक खिंचाव या तनाव पैदा होता है। बस इसी तनाव को मापने की इकाई को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसी में महत्वपूर्ण बिंदु और नोट बॉक्स दिया है। लिखा है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या SHE। इसका उपयोग संदर्भ के रूप में होता है और इसका विभव 0.00V होता है। साथ ही PT इलेक्ट्रोड 1 बार H2 गैस और 1 मोलर H+ सांद्रता की बात लिखी है। देखिए, किसी भी चीज को मापने के लिए एक 0 पॉइंट चाहिए होता है ना? हाँ, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई नापते हैं। एकदम सही उदाहरण। तो विज्ञान में किसी धातु का विभव मापने के लिए इस SHE को ही वो 0 पॉइंट माना गया है। और इसके नीचे एक सूत्र है E0 सेल बराबर E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। हाँ, दाई तरफ वाले इलेक्ट्रोड के विभव में से बाई तरफ वाले को घटाने से पूरे सेल की कुल ताकत मिल जाती है। बहुत ही सीधा गणित है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि SHE का सेटअप है जिसमें प्लैटिनम फॉइल और H2 गैस का प्रवाह है। यह चित्र उसी संदर्भ इलेक्ट्रोड को दिखा रहा है जिसे 0 माना जाता है। अब पेज 5 पर चलते हैं। हेडिंग है नर्नौस समीकरण। लिखा है यह सांद्रता और तापमान का प्रभाव बताता है, और इसके नियम में लिखा है कि N स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और F फैराडे नियतांक है जो 96,487 कूलम प्रति मोल है। फिर 2 सूत्र हैं, एक जनरल और एक 298 केल्विन वाला। ये सूत्र थोड़ा जटिल लगता है, लेकिन इसका काम बहुत सरल है। ये हमें बताता है कि लैब की आदर्श स्थिति से बाहर असल दुनिया में सांद्रता और तापमान बदलने पर सेल की ताकत पर क्या असर पड़ेगा। यह फॉर्मूला असल दुनिया के प्रभाव को मापने में मदद करता है। समझ गई। अब पेज 6 पर गिब्स ऊर्जा की बात है। लिखा है अधिकतम कार्य प्राप्त करने के लिए गिब्स ऊर्जा में कमी होती है, और इसके 2 सूत्र दिए गए हैं। डेल्टा G0 बराबर -NF-E0 सेल और -RT ln K। साथ ही एक नियम है, यदि E0 सेल धनात्मक है तो डेल्टा G0 ऋणात्मक होगा, यानी अभिक्रिया स्वतः होगी। यहाँ ये जो माइनस साइन है ना, इसका मतलब समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊर्जा गायब हो गई है। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिस्टम अपनी ऊर्जा खो रहा है,
और वो ऊर्जा बाहर बिजली बनाने में इस्तेमाल हो रही है। अगर बैटरी का वोल्टेज प्लस में है तो गिव्स ऊर्जा माइनस में होगी, जिसका सीधा अर्थ है कि बैटरी खुद काम कर रही है। बहुत ही तार्किक है। अब पेज 7 और 8 पर आते हैं। विलयनों का चालकत्व। लिखा है, चालकता आयनों की संख्या, विलायक की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। तापमान बढ़ने पर बढ़ती है। धातुओं के तारों में बिजली इलेक्ट्रॉनों से बहती है, लेकिन पानी में बिजली आयनों के चलने से बहती है। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो आयन तेजी से भागने लगते हैं, जिससे विलयन की चालकता बढ़ जाती है। अच्छा, इसके नीचे 4 बॉक्स दिए गए हैं। मैं एक एक करके पढ़ती हूँ। पहला है प्रतिरोध, जिसका सूत्र है R और मात्रक है ओम। दूसरा है विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे रो कहते हैं, मात्रक है ओम मीटर। तो प्रतिरोध का मतलब है कि कोई विलयन बिजली को बहने से कितना रोकता है। और बाकी 2 बॉक्स है चालकत्व, जिसे G कहते हैं, मात्रक सीमेंस है, और चालकता, जिसे कप्पा कहते हैं, मात्रक सीमेंस प्रति सेंटीमीटर है। ये दोनों पहले वालों के बिल्कुल उल्टे हैं। अगर प्रतिरोध रोकता है तो चालकत्व ये मापता है कि विलयन बिजली को कितनी आसानी से बहने दे रहा है। दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और इसी पेज पर मोलर चालकता और सेल स्थिरांक की परिभाषा और सूत्र भी दिए गए हैं। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक बीकर में 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी L और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, जो सेल स्थिरांक G* बनाते हैं। हर बर्तन की बनावट अलग होती है। ये सेल स्थिरांक उसी बनावट के बारे में बताता है, ताकि बार बार नापना ना पड़े। पेज 9 पर सांद्रता का प्रभाव दिया है। नियम है, तनुकरण पर चालकता घटती है लेकिन मोलर चालकता बढ़ती है। इसके साथ ही प्रबल और दुर्बल वैद्युत अपघट्य के बिंदु दिए गए हैं। यही बहुत एक रोचक विरोधाभास है। इसे ऐसे समझते हैं, जब पानी मिलाया जाता है तो एक छोटे हिस्से में आयनों की भीड़ कम हो जाती है, इसलिए सामान्य चालकता घट जाती है। लेकिन पानी मिलाने से पूरे कमरे का मतलब आयतन का आकार बढ़ जाता है, तो आयनों को घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल जाती है, इसलिए कुल मोलर चालकता बढ़ जाती है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक ग्राफ है जिसमें CH3COOH की लाइन अचानक तेजी से ऊपर जाती है, जबकि NaCl की लाइन धीरे धीरे बढ़ती है। बिल्कुल, दुर्बल चीजें पूरी तरह टूटी नहीं होती। पानी मिलाने पर वे तेजी से टूटती हैं, इसीलिए ग्राफ में वो लाइन अचानक ऊपर भागती है। तो जो लाइन अचानक ऊपर भागती है उसे नापे कैसे? पेज 10 पर कोलराउश का नियम इसी का जवाब देता है। नियम की परिभाषा और सूत्र दिया है, साथ ही NaCl का उदाहरण है और नोट बॉक्स में लिखा है अनुप्रयोग, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता और वियोजन की मात्रा निकालने में। यह नियम हमें उन चीजों को गणित की मदद से मापने में मदद करता है जो हम ग्राफ में सीधे नहीं माप सकते। अनंत तनुता पर हर आयन स्वतंत्र हो जाता है, तो हम बस अलग अलग आयनों की चालकता को जोड़ देते हैं। क्या बात है। अब पेज 11, वैद्युत अपघटन और फेराडे के नियम। परिभाषा है, विद्युत धारा प्रवाहित करके किसी रासायनिक यौगिक को तोड़ना। फिर फेराडे का प्रथम और द्वितीय नियम है और सूत्र M = Z/I/T दिया है। पहला नियम बहुत ही सीधा है, जितनी ज्यादा बिजली भेजेंगे उतना ही ज्यादा रसायन टूटेगा और इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। इसी के पास फैक्ट बॉक्स है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 1 फेराडे या 96,487 कूलम्स। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक बैटरी से जुड़ा बीकर है, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जा रहे हैं। हाँ, जब बिजली चालू करते हैं तो प्लस वाले माइनस की तरफ और माइनस वाले प्लस की तरफ खींचते हैं। लेकिन पेज 12 पर उत्पाद के नियम में लिखा है, उत्पाद इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा आयन आसानी से ऑक्सीकृत या अपचयित होता है। जब विलयन में एक से ज्यादा आयन होते हैं ना, तो उनमें एक तरह की दौड़ होती है। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ले या दे सकता है, वही इलेक्ट्रोड पर जाकर जमा होता है। उदाहरण के लिए एक्वस NaCl का विद्युत अपघटन दिया है। लिखा है कि कैथोड पर H2 और एनोड पर Cl2 गैस निकलती है। अब देखिए, सिद्धांत के हिसाब से एनोड पर ऑक्सीजन निकलनी चाहिए थी, लेकिन ऑक्सीजन बनने में बहुत मुश्किल होती है। उसे अतिरिक्त ऊर्जा या अधिविभव चाहिए होता है, इसलिए वहां क्लोरीन गैस दौड़ जीत जाती है। विज्ञान में अपवादों का अपना एक अलग महत्व है। अच्छा, और नोट बॉक्स में लिखा है कि विलयन में NaOH बनता है।
यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि NaCl विलयन का वैद्युत अपघटन हो रहा है, जहां गैस के बुलबुले निकल रहे हैं। ये गैस के बुलबुले ही बता रहे हैं कि असल में रासायनिक प्रक्रिया चल रही है और रसायन टूट रहे हैं। बिल्कुल। अब हम इस नोट्स के आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे हैं। पेज 13 पर बैटरी या सेल की बात है। प्राथमिक सेल जिन्हें चार्ज नहीं कर सकते और द्वितीयक सेल जिन्हें बार बार चार्ज कर सकते हैं, ये बिंदु लिखे हैं। हाँ, प्राथमिक मतलब टीवी रिमोट का सेल और द्वितीयक मतलब आपके फोन की बैटरी। और यहाँ फैक्ट बॉक्स में लेड संचायक बैटरी के बारे में लिखा है। वाहन और इन्वर्टर में उपयोग एनोड लेड, कैथोड लेड डाइऑक्साइड और 38% सल्फ्यूरिक एसिड विलयन का उपयोग। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक कार बैटरी का अंदरूनी हिस्सा है जिसमें प्लेट्स और एसिड भरा है। ये बैटरी घर के इन्वर्टर में बहुत आम है। ये एक द्वितीयक सेल का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब पेज 14 पर एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक है, ईंधन सेल। परिभाषा है दहन ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलना। और महत्वपूर्ण बिंदु और फैक्ट बॉक्स में लिखा है कि सबसे सफल H2O2 सेल है। इसका अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में उपयोग हुआ था, जहां जल वाष्प को अंतरिक्ष यात्रियों के पीने के पानी में बदला गया था। ये तो विज्ञान का चमत्कार ही है। मतलब मशीन काम कर रही है, बिजली बना रही है और जो कचरा निकल रहा है वो शुद्ध पीने का पानी है। इस तकनीक की जितनी सराहना की जाए कम है। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक ईंधन सेल है जिसमें एक तरफ से H2 और दूसरी तरफ से O2 गैस जा रही है और बीच से शुद्ध जल यानी H2O निकल रहा है। यही शुद्ध जल भविष्य की तकनीक का आधार है। लेकिन अंत में पेज 15 पर एक चुनौती भी दी गई है, संक्षारण। परिभाषा है धातुओं का धीरे धीरे नष्ट होना। यह एक वैद्युत रासायनिक प्रक्रिया है। रोकथाम में पेंच लगाना, गैल्वेनीकरण और उत्सर्ग इलेक्ट्रोड लिखा है। जंग लगना भी असल में एक छोटा सेल बनने जैसा ही है। पानी और हवा के संपर्क में धातु के इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। इसे रोकने के लिए हम ऐसी धातु की परत चढ़ाते हैं जो लोहे से पहले खुद की बलि दे दे। सही कहा। और बिल्कुल अंत में एक नोट बॉक्स है जो भविष्य की ऊर्जा के बारे में है, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था। लिखा है कि सौर ऊर्जा का उपयोग करके पानी से हाइड्रोजन बनाना। और यहाँ चित्र में दिखाया गया है कि एक जंग लगी कील जिसमें एनोडिक और कैथोडिक हिस्से हैं और दूसरी तरफ एक चमकता हुआ सूर्य और हाइड्रोजन का परमाणु है। आज के इस पूरे सत्र को समेटते हुए ये हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा विचार छोड़ती है। देखिए, जो पानी आज लोहे में जंग लगा रहा है, मतलब संक्षारण कर रहा है, कल को वही पानी दुनिया चलाने के लिए सबसे स्वच्छ ईंधन यानी हाइड्रोजन का मुख्य स्रोत बन सकता है। ये सोचने वाली बात है कि जो प्रकृति हमें संक्षारण जैसी चुनौती देती है, वही हमें समाधान भी दे रही है। इसी विचार के साथ हम स्रोत सामग्री के इस संपूर्ण अध्ययन को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों, हमारे पास NCERT की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी PDF नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और ये सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न NCERT से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये NCERT साइंस PDF लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921। आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।